सो है फ्रेंड, तो मैं हूं समीर और आप सुन रहे हैं आइडिया 2.0 की एक रोमांटिक इंडस्ट्री। इसका नाम है स्टील फुट अट्रैक्शन। तो चलिए हमारे साथ इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। दुआ ने व्यांस की बात सुनकर सीरियस होते हुए कहा, आर यू सीरियस? आई मीन तुमने कहा कि तुम्हें यहाँ घूमना पसंद नहीं है, तो तुम हमें घुमाओगे कैसे? दुआ ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। तो व्यांस आगे आते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे यहाँ घूमना भले ही पसंद नहीं है, पर मैं आपको घुमा सकता हूँ। क्योंकि बचपन में मैं जब छोटा था तो मेरे दादाजी मुझे घुमाने लेकर जाते थे, और इंटरनेट है मेरे पास। आपको जहाँ जाना होगा आप मुझे बताना, मैं आपको लेकर चलूंगा। व्यांस की ये बात सुनकर दुआ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर तुम फिलहाल के लिए अपने घर जाओ, हम मैनेज कर लेंगे। अचानक से व्यांस की सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया। उसने चुपचाप अपना सर नीचे झुका लिया। दुआ ने सीजल से कहा, लेट्स गो, हम गाइड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्यांस कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस चुपचाप वही खड़ा रहा। दुआ उसे वही खड़ी देख हल्के से गुस्से में बोली, तुम अभी भी यही हो? क्या मैंने तुमसे घर जाने के लिए नहीं कहा? तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी, जाओ घर। व्यांस ने बस धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। दुआ आगे जाने लगी, पर सेजन जो व्यांस को यूं उदास देख रही थी, उसे दुआ को रोकते हुए बोला, दुआ, आई थिंक तुम्हें अपने स्टूडेंट के साथ इतना ज्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है। वो बेचारा खुद हमें बाहर घुमाने की बात कर रहा है और तुम उसे मना कर रही हो। मैं व्यांस के साथ ही यहाँ घूमूंगी। जैसे ही सेजल ने ये कहा, अचानक से व्यांस की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत अपना सर ऊपर उठाया। उसने तुरंत अपना सर ऊपर उठाया और सेजल को देखने लगा। सेजल स्माइल के साथ बोली, व्यांस, क्या तुम मुझे यहाँ घुमाओगे? व्यास ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया। दुआ गुस्से से बोली, सेजल, क्या है? तुम्हें पता है ना कि असलियत में ये कौन है? और मैं इसे लेकर बाहर नहीं रह सकती। अगर इसके डैड को या मॉम को या किसी को भी पता चला तो भी यही सोचेंगे कि हम उनके बच्चे का गलत फायदा उठाया है। इसे घर जाने दो। पर व्यांस आगे आते हुए बोला, टीचर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरे 17 साल का हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर दुआ ने मुंह बना कर कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम 17 के नहीं बल्कि 27 साल के हो। 17 साल के बच्चे बच्चे ही होते, इसलिए तुम चुपचाप घर जाओ। यहाँ का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। तो वही सीजन ने गुस्से के साथ कहा, दुआ बस करो, तुम बेचारे के साथ बहुत गलत कर रही हो। अगर ये चलना चाहता है तो हम इसे लेकर चलेंगे। जहाँ तक बात है इसके मॉम डैड की, वो कहते हुए व्यास की तरफ मुड़ी और बोली, जाओ जाकर अपने बैग रखकर और अपनी मॉम से परमिशन लेकर आओ, हम चलेंगे। क्योंकि एक तरह से दुआ ठीक ही कह रही है, तुम इतने बड़ी कंपनी के फ्यूचर चेयरमैन बनने वाले हो, तो हम तुम्हें ऐसे बिना सेफ्टी के बाहर नहीं ले जा सकते। सेजल की ये बात सुनकर व्यांस ने कहा, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। कहकर वो जाने लगा, पर जाते जाते वो रुक गया। वो धीरे से दुआ की तरफ बढ़ा। दुआ ने दांत पीसते हुए कहा, अब क्या है? अब तुम मुझे क्यों देख रहे हो? व्यांस ने इसकी चाहते हुए कहा, प्लीज टीचर, बिना मुझे लिए मत जाना। वो दौड़ते हुए अंदर की तरफ चला गया। तो वही दुआ को कुछ समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। वो हमेशा व्यांस की ऐसी मासूमियत भरी बातों से स्पीचलेस हो जाती थी। तो वही सेजल ने ये सुनकर जोर जोर से हंसकर बोली, सही कहा तुमने, ये बच्चा ही है। जैसे बच्चे होते हैं अपनी माँ से ज्यादा ज्यादा बोलते हैं कि बिना उन्हें लेकर मत जाना, बिल्कुल उसी तरह ये भी कर रहा है। मुझे तो सच में बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। आखिर में तो अभी हंसने लगी और हंसते बोली, हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है। लगता नहीं है कि कुछ ही महीने में ये 18 साल का हो जाएगा। ऐसा लगता है कि अभी 8 साल का बच्चा ही है। पर सेजल ने कहा, यार तुम इसके साथ कुछ ज्यादा ही रूड और स्ट्रिक्ट रहती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि अगर तुम इसे बनाकर रखोगी अभी से, तो तुम्हारी किस्मत बदल जाए। अचानक से दुआ की सारी स्माइल गायब हो गई। वो गुस्से से दांत पीस कर बोली, आशा, तुमने ये बात बोल दी, दोबारा ये बात मत कहना। तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे सिफारिश पर काम करना पसंद नहीं है। मैं अपनी मेहनत पर यकीन रखती हूँ। मुझे अपनी मेहनत से अपनी माँ को खुश करना है, न कि किसी बच्चे की सिफारिश पर। उसको ऐसे भड़कते देख सेजल ने तुरंत हड़बड़ी के साथ कहा, अरे यार, आई एम सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। वैसे भी तुम उसकी टीचर हो। तुमने तुमने नहीं देखा, जब स्टूडेंट कुछ काबिल बन जाता है तो वो खुद अपने टीचर के पास आता है और उनसे अपना आशीर्वाद वगैरह लेता है। तो ऐसा ही कुछ मैंने सोचा था। लेकिन दुआ ने गुस्से के साथ कहा, पर तुम गलत हो। मैं इसे कोचिंग क्लासेस तब तक ही दे रही हूँ जब तक कि मेरी जॉब नहीं लग जाती। एक बार मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं इसे कोचिंग क्लासेस नहीं दूंगी। इसका क्या है, इसका तो पूरा फ्यूचर सेट है। इसके पास इतनी बड़ी कंपनी है, पहले से ही विरासत में इसके पास इतना कुछ है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत कुछ बनाना है इसके लिए नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी मत कहना। सिजल ने मुंह बनाकर कहा, मैंने सॉरी बोला ना, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? दुआ ने गहरी सांस लेकर कहा।
यार तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मुझे सिपाही पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई आगे चलकर ये बोले। मैं नहीं चाहती कि कोई आगे चलकर ये कहे कि मैं किसी अमीर लड़की को कोचिंग पढ़ाकर इस तरह से काबिल हुई हूँ। मुझे अपने दम पर अपना नाम करना है। सेजल ने उसे प्यार से हक करते हुए कहा। हाँ बाबा, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम सब कुछ अपने दम पर करना चाहती हूँ। मैंने सॉरी कह दिया ना, इग्नोर करो। सेजल इतना बोल रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई। मैं रेडी हूँ, चलिए चलते हैं। इस आवाज को सुनकर उन दोनों ने पीछे देखा तो वहां पर इस वक्त एक ब्लैक फॉर्मल पैंट और व्हाइट ओवरसाइज टी शर्ट में व्यास खड़ा था। ब्लैक स्नीकर के साथ कुछ ने अपने सिर पर एक ब्लैक कैप भी पहनी हुई थी। बाहर काफी ज्यादा धूप थी और इस वक्त उसके हाथ में एक दूसरी कैप भी थी। उसे ऐसे गेटअप में देखकर दुआ ने कहा, तो तुम पूरी तैयारी से आए हो? ओह गॉड, आखिर ये मुझसे छोटा क्यों है? कसम से ये अगर मुझसे बड़ा होता ना तो मैं अभी के अभी इसे अपना परफेक्ट बना लेती। सिर्फ इतना अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा है, कोई इस तरह की गेटअप में इतना क्यूट और हैंडसम कैसे लग सकता है? सेजल तो इस वक्त व्यांश को देखकर ही आहें भरने लगी। सेजल को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख दुआ ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो बच्चा है, बच्चे को लेकर तुम ऐसी गंदे बातें सोच रही हो। सेजल ने मुंह बनाकर कहा, तुम तो पत्थर दे लो, तुम्हें तो कभी किसी से प्यार ही नहीं होगा, तो एटलीस्ट मुझे ही प्यार कर लेने दो, फिर वो चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। रियांश पास खड़ा कंफ्यूजन में उन दोनों को ही एक टक देख रहा था। दुआ ने कहा, अब चलो खड़े क्यों हो? रियांश ने अपनी कैप को ठीक किया और वो दौड़ते हुए दुआ के पास आया। तो दुआ ने ना समझी में कहा, अब क्या हुआ? रियांश हिचकिचाते हुए अपनी कैप दुआ की तरफ पलाकर बोला, टीचर मेरे पास एक एक्स्ट्रा कैप है, आप इसे अपने सर पर पहन लीजिए, जिससे कि आपको धूप नहीं लगेगी। पता नहीं क्यों पर फ्यांस की ऐसी लिटिल टीयर को देखकर नुआ का दिल धड़कने सा लगा। वो बस एक टक व्यांस के हाथ में मौजूद उस छोटी सी कैप को ही देखने लगी और वहीं से जलने चिढ़कर कहा, क्या तुमने मेरे लिए कैप डालना जरूरी नहीं समझा? क्या मुझे धूप नहीं लगेगी या फिर मेरा सर कोई स्टील का बना है? उसकी बात सुनकर तुरंत उसे देखा और अपना सर झुकाकर बोला, आई एम सॉरी पर मेरे पास सिर्फ एक ही है और इसे मैं अपनी टीचर को देना चाहता हूँ। सेजल ने मुंह बनाकर कहा, हाँ हाँ, ये तुम्हारी टीचर है तो उसे तुम इसे ही दोगे। मैं कौन सी तुम्हारी कोच हूँ? मैं तो पागल हूँ जो तुम्हारी साइड ले रही थी। व्यास ने अब अपनी कैप की तरफ हाथ बढ़ाया पर वो अपनी कैप अभी निकाल पाता उससे पहले ही दुआ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, स्टॉप इट, तुम्हें इसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, मैं इसे दूसरी कैप दे दूंगी, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है। दुआ ने व्यास की कैप को अपने पास रख लिया। व्यास का पूरा चेहरा लाल पड़ गया। इस वक्त उसके हाथों में पसीने आने लगे। अचानक से उसके ऐसे बदलते एक्सप्रेशन देख दुआ ने ना समझी में कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा चेहरा ऐसा लाल क्यों होने लगा? व्यास ने एक नजर दुआ की तरफ देखा जिससे उसने उसके हाथ को पकड़ रखा था। दुआ को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। सजन ने कहा, अब चलो हमें लेट हो रहा है। वो दुआ का हाथ पकड़कर आगे की तरफ चली गई जिसके साथ ही व्यांस का हाथ उसके हाथ से छूट गया और व्यांस में अपने उसी हाथ को ध्यान से देखने लगा। इसकी वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। दुआ का टच उसके हाथ में मौजूद था, उसे महसूस था। व्यांस धीरे से बोला, टीचर ने मुझे टच किया, उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा हाथ पकड़ा। उसने अपने उस हाथ को पॉकेट के अंदर डाल लिया और दौड़ते हुए उनके पीछे पड़ गया। वो दोनों गेट के बाहर पहुंचे तो सामने ही लंबोर्गिनी खड़ी थी। लंबोर्गिनी देखकर सेजन एक्साइटमेंट के साथ बोली, क्या हम इस लंबोर्गिनी में जाने वाले हैं? मेरा बचपन से सपना था ऐसी लंबी गाड़ी में बैठने का। फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया। वो जैसे ही उधर जाने को ही दुआ ने कहा, नहीं हम टैक्सी से जाएंगे। टैक्सी शब्द सुनकर व्यांस जो दुआ के लिए गेट खोलने ही वाला था रुक गया और हिचकिचाते हुए बोला, टीचर आपको इस कार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसमें आराम से बैठ सकती हैं। लेकिन लुआ ने कहा, ये मेरी कार नहीं है जिसमें मैं आराम से बैठ जाऊं, मुझे टैक्सी में बैठना पसंद है और मैं उसी में बैठूंगी। शायद तुम आज तक टैक्सी में नहीं बैठे हो तो तुम अपने इस लंबी गाड़ी में आ सकते हो। वहाँ टैक्सी भी आकर रुक गई थी। वहाँ टैक्सी भी आकर रुक गई थी। दुआ जबरदस्ती सेजल को खींचते हुए टैक्सी में लेकर आई। सेजल ने मुंह बनाकर कहा, तुम सच में बहुत स्ट्रिक्ट हो, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। दुआ ने कहा, सपना खुद के दम पर पूरा किया जाता है ना कि किसी और के दम पर, चुपचाप बैठ जाओ। इसके बाद वो दोनों ही बैक सीट पर जाकर बैठ गए। टैक्सी वाले ने टैक्सी स्टार्ट की। शीतल का मुंह अभी भी बना हुआ था पर दुआ खामोश हो गई थी। टैक्सी अभी अपनी जगह से चल पाती उससे पहले ही फ्रंट डोर खुला और व्यांस ड्राइवर के साइड में जाकर बैठ गया। व्यांस को वहां देख सेजल और दुआ दोनों ही शॉक हो गई थी। दुआ हैरान होकर बोली, व्यांस ये क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्यांस अपनी छोटी सी कैप को ठीक करते हुए बोला,
टीचर वो एक्चुअली मेरे लैम्बोर्गिनी का टायर पंचर हो गया है, तो इसलिए मैं आप सबके साथ जाना चाहता हूँ। पर तुआ ने कहा, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लैम्बोर्गिनी है, तुम्हारे पास तो कार का पूरा शोरूम है। तुम कोई भी दूसरी कार से जा सकते हो, तुम कोई भी दूसरी कार से जा सकते हो। देखो, इस टैक्सी में ना तो कोई एसी है और ना ही तुम्हारी फैसिलिटी की कोई भी चीज़। अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो आंटी को मुझे जवाब देना पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ अभी के अभी टैक्सी से नीचे उतरो। अभियांश का मुँह बिल्कुल रोने जैसा बन गया था। उसने अपना सिर ना मिलाते हुए कहा, मेरी टीचर प्लीज़ मुझे उतारिए मत, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आप दोनों के साथ चलना है। मुझे यहाँ के बारे में सब पता है, पर अभी आपको कुछ नहीं पता। अगर आप खो गए तो। सेजल बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। वही दुआ ने मुंह बनाकर कहा, क्या मैं तुम्हें खुद की तरह कोई छोटी बच्ची दिखाई देती हूँ जो खो जाऊंगी? प्रियांश को कुछ समझ नहीं आया कि वो अब इसका क्या जवाब दे, तो उसने अपना सिर झुका के बोला, मुझे पता है आप मुझसे बड़ी हैं और आप समझदार हुई हैं, पर प्लीज मैं आप दोनों के साथ जा रहा हूँ, तो मुझे आप दोनों के साथ ही चलना चाहिए। यश की बात सुनकर सेजल ने जवाब दिया, दुआ तू कितना ज्यादा रिएक्ट करती हो, अगर वो बेचारा चलना चाहता है तो चलने दो ना, आखिर कब तक वो अपनी एसी वाली गाड़ी में घूमेगा, कभी उसे नॉर्मल लड़कों की जिंदगी भी जीने दो। वो व्यांश से हंसकर बोली, व्यांश डोंट वरी, तुम हमारे साथ चल सकते हो। व्यांश ने हल्के स्माइल के साथ कहा, थैंक यू। इसके बाद टैक्सी स्टार्ट हुई। दुआ ने सेजल को भूलते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा उसे छूट दे रही हो? सेजल ने कहा, फिलहाल तो वो बेचारा कितना सीधा है और हमारे साथ जाने की जिद कर रहा है, तुम्हें इस तरह से मना नहीं करना चाहिए। और अब मुझे परेशान मत करो, यहाँ का व्यू देखते दो, यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। वो विंडो से बाहर देखने लगी, तो दुआ भी विंडो से बाहर देखने लगी। इधर ग्यास में एक नजर बैक व्यू मिरर की तरफ देखा। दुआ का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। व्यांस में धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बैक व्यू मिरर को ठीक दुआ के चेहरे पर सेट कर दिया। दुआ इस सब से अनजान थी कि कोई बार बार अपनी चोरी भरी निगाहों से उसे देख रहा था। व्यांस कभी दुआ के उड़ते बालों को देखा, तो कभी उसकी स्माइल को। जब वो बाहर के नजारे देख रही थी और उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था, तो उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। पूरे आधे घंटे के रास्ते में व्यांस की नजर एक तक बस दुआ के चेहरे पर टिकी रही। उसकी नजर दुआ के चेहरे से बिल्कुल भी नहीं हटी थी। अचानक टैक्सी रुकी और दुआ ने यहाँ की तरफ देखा। उन दोनों की नजरें आपस में जा टकराई। यास एकदम से नर्वस हो गया। उसने छत से अपनी मजे खींचे जुआ कर कैट को भी नीचे कर लिया। दुआ ने उस पर जाकर ध्यान नहीं दिया और नीचे उतरते हुए बोली, हम पहुंच गए, अब तुम भी नीचे आ जाओ। ब्याह पे अपना सर हाँ में हिला दिया और दोनों नीचे उतर गए। बुआ ने अपने पर्स से पैसे निकाले और टैक्सी ड्राइवर को देने लगी। पैसे देखकर अचानक से यास के एक्सप्रेशन बदल गए। ये जल्दी से अपने पॉकेट पे चेक करने लगा। इसके पास न तो कोई पर्स था और न ही पैसे। ये देख पर उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया। दुआ ने नोटिस किया और ना अंजी भी बोली, क्या हुआ, तो अपनी पॉकेट क्यों चेक कर रहे हो? व्यांस ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इन्हें पैसे कैसे दूंगा? दुआ हंस रही और कुछ बोलने ही वाली थी, पर तभी सेजल ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे हाँ, अब क्या होगा? अब तो तुम इन्हें पैसे भी नहीं दे पाओगे। अब शायद ये तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, उनसे बर्तन झुम्बाएंगे और सारा किराया वसूल करेंगे। क्या तुम उनके घर जाने के लिए तैयार हो? सीधर की बात सुनकर व्यांस का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मुझे कभी टीचर के साथ ढूंढना है। सेजल अब जोर जोर से हंसने लगी। टैक्सी ड्राइवर भी इज्जत देखकर मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। टैक्सी ड्राइवर को जाते देख व्यांस ने ना समझी में कहा, वो चले क्यों गए? मैंने तो अभी ने पैसे भी नहीं दिए थे। दुआ जब हिस्टोरिकल किले के अंदर जा रही थी, वो बिना पीछे देखे बोली, मैंने पहले ही उन तेरे को किराया दे दिया था, उन्हें ये लेकर सोचने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, नेक्स्ट टाइम से तुम अपने पैसे लेकर आना, क्योंकि मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठाने वाली। व्यास ने तुरंत अपना सर फामी ला दिया और बोला, व्यास ने तुरंत अपना सर फामी ला दिया। दुआ के पीछे पीछे एक अच्छे बेचे की तरह चलते हुए बोला, टीचर आप फिक्र मत करिए, मैं आपसे खर्च नहीं करवाऊंगा। मैं तो बस जल्दबाजी में अपना पर्स लाना भूल गया, वरना ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। वो ऐसे पिंग करा था जिससे कोई बच्चा अपनी माँ को सफाई देता है। और दुआ बस उसकी बात का सिंपल हल्के से मुस्कुराई जा रही थी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड फैंटेसी टाइप करना ना भूलें। एंड हाँ, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, प्लीज़ आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरे एग्जाम है एंड मुझे उसके लिए पढ़ाई भी करनी है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा एडजस्ट कर लीजिए एंड अपने प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय।